Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Station. I am Sneha, your guide and mentor. Hope you are doing well. So let's start our today's class that is about our paper 2 Commerce. तो उसमें हम करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हमारी थर्ड यूनिट है। उसमें आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे? ये जो हमारा टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है एंड देन हम उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी होता है, इनकम इलास्टिसिटी होता है एंड देन होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। तो हम इनको वन बाय वन बिल्कुल इजी लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। जैसे हमने पिछले ही अपने वीडियो में डिस्कस करा था कि एक लॉ ऑफ डिमांड होता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि अगर हमारे प्राइस बढ़ते हैं किसी कमोडिटी के तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, जबकि अगर प्राइस कम होंगे तो हमारी उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में वो इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। तो लॉ ऑफ डिमांड ने हमें बस क्या बताया, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट थी वो। उसने हमें जस्ट ये बता दिया कि हाँ अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हुई और प्राइस कम हुए तो डिमांड हमारी इंक्रीज हुई। लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया कि हाँ अगर हमारे प्राइस इतने बढ़े तो हमारी डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो अब इस कंसेप्ट की जो हमारी क्या है लिमिटेशन थी लॉ ऑफ डिमांड की, उस लिमिटेशन को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ने क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ कोफिशिएंट भी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलास्टिसिटी ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है। तो आपको क्वेश्चन में एकदम देखते ही ऐसे नहीं होना कि हाँ ये इलास्टिसिटी ऑफ कोफिशिएंट क्या था, इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही हम इलास्टिसिटी ऑफ कोफिशिएंट बोलते हैं। तो फर्स्ट अब इनको किसने डिफाइन करा था, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल जो हमारे बिल्कुल फेमस इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस कंसेप्ट को डेवलप करा था। किस बुक में, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि क्या बुक का नाम था जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अल्फ्रेड मार्शल ने डिस्कस करा था। तो उनकी जो बुक थी उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उस बुक में ही उन्होंने इसके बारे में बताया था। अब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है या फिर एक टेक्निकल कंसेप्ट। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब है जो हमें ये बताएगी कि कितना प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि जो हमें नहीं बताया था किसने, लॉ ऑफ डिमांड ने। अब ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है एक तरीके का रेशियो होता है वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, कि हमारे परसेंटेज चेंज होने से प्राइस में हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आता है, तो उसी रेशियो को ये बताती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज टर्म में, और ये एक यूनिट फ्री मेजरमेंट होता है। यूनिट फ्री का मतलब इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है कि हाँ हम इस यूनिट का यूज करेंगे और इलास्टिसिटी को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हम वेट को मेजर करते हैं तो किलोग्राम है, और जब हम हाइट को मेजर करेंगे जैसे हमारी इंच होती है, फीट होती है, लेकिन इलास्टिसिटी में ऐसा नहीं होता, ये यूनिट फ्री मेजरमेंट होती है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कुछ इसके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इसका टाइप होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड देन इनकम इलास्टिसिटी एंड लास्ट मार्क होता है इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी। तो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट आ जाता है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि जो मेजर करता है हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस व्हेन द प्राइस चेंजेस, कि जब हमारे प्राइस चेंज होंगे तो हमारी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएंगे और हमारी अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। हमारी इनकम है, टेस्ट है और प्रेफरेंस है कस्टमर्स की, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। अब हम इसको ईपी से डिनोट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को, जो अब यहाँ पर एक हमने नेगेटिव साइन को डिनोट किया हुआ है। नेगेटिव का साइन का मतलब है कि जो हमारा प्राइस होगा और क्वांटिटी डिमांडेड होगी उसमें एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब ये इस इनवर्स रिलेशनशिप को ही शो करता है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, तो बस हम यहाँ पर इसको इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनमें एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो जो हमारी वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये रेशियो बताएगा एक परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो यही होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। अब इसको याद करने की ट्रिक है कि कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है हमारी ऑलवेज कम इन न्यूमरेटर, कि वो हमेशा ऊपर ही आएगी। जब कहीं देख लेना क्वांटिटी डिमांडेड हमारी ऊपर रहेगी न्यूमरेटर में और जो हमारा प्राइस है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ये आप इसको इजी लैंग्वेज में ऐसे याद रख सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होती हैं कुछ। हम जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में,
तो हमारे टाइप्स होंगे, हम इसको ग्राफ के डिस्कस करते हैं और इस ग्राफ से आपको हर बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आपको इस ग्राफ को बिल्कुल अच्छे से समझना है और इसको अच्छे से भी लर्न करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारी डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक होगी। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब हमारी जो डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होगी। तो ये कब होता है? अब इसमें डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि हमारे प्राइस में चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होने वाला, तो हमारी यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 रहेगी। अब ये कब होता है कि हमारी लाइफ सेविंग गुड्स होती हैं, जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन के केस में क्या होगा कि हमारे प्राइस कितने भी बढ़ जाए, हमारी डिमांड में तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला ना, कि अगर हमें डिमांड करनी है मेडिसिन, अब मेडिसिन तो खानी ही पड़ेगी, जब कितने प्राइस होगा डॉक्टर ने बता दिया तो हमें मेडिसिन को लेना ही पड़ता है, चाहे उसके प्राइस हाई ही क्यों ना हो। तो जिस वजह से ही इसमें क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब इसमें जो हमारी शेप होगी डिमांड कर्व की, वो होगी हमारी, क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगी, और क्या होगी, वो पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। वर्टिकल लाइन डीडी होगी और वो पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। जैसे हम डिस्कस करते हैं हमारे इसमें फर्स्ट में कि यहाँ पर हमारी वर्टिकल लाइन है, कि यहाँ पर वो खड़ी है और वो क्या है, पैरेलल है हमारी वाई एक्सिस के। ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। तो अब हमारी यहाँ पर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहे, मतलब हमारी डिमांड 0 है, कि हमने यहाँ पर जस्ट इसको ऐसे शो किया हुआ है, वर्टिकल लाइन है और जो पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो ये रहता है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक का डिमांड कर्व। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारी लेस देन यूनिटरी मतलब इलास्टिसिटी और डिमांड हमारी ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन वो 1 है। अब हमारी जो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा वो लेस होगा देन चेंज इन द प्राइस, कि हमारी प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहे हैं लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज हो रहे हैं एज कंपेयर टू चेंजेस इन द प्राइसेस। अब ये कब होता है, जब हमारे कुछ नेसेसिटी की आइटम्स होते हैं, नेसेसिटी गुड्स होते हैं। अब जो हमारा जो ग्राफ होगा इसमें वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, वो स्टीपर होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग की जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अब हम देख रहे हैं हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है और स्टीपर होता जा रहा है, कि जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे अगर प्राइस ज्यादा थे तो हमारी डिमांड कम थी, जब प्राइस कम हुए तो हमारी डिमांड बढ़ गई। तो अब हमारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, प्राइस में चेंज हो रहे हैं लेकिन हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कम चेंज होते हैं, अगर हम बात करें उसको लेके चले प्राइस के कंपैरिजन के साथ। तो ये था हमारा लेस देन यूनिटरी का ग्राफ। नेक्स्ट हो जाता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगी। इक्वल टू 1 का मतलब जितना चेंज हमारे प्राइस में होगा उतना ही चेंज हमारी किस में होगा, क्वांटिटी डिमांडेड में होगा, मतलब इक्वल चेंज होगा। अब ये कब होगा, नॉर्मल या फिर हमारे कंफर्ट के गुड्स होते हैं, इसमें जब हमारा डिमांड कर्व का ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रहा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारी है यहाँ पर इक्वल टू 1 होगी। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना हमारा प्राइस में चेंज हो रहा है उतने ही हमारी डिमांड में, जैसे इतना चेंज हुआ इतना ही हमारा इसमें चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना हमारा प्राइस में चेंज हुआ उतने ही हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज हो रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब हमारी डिमांड में ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंजेस आ रहे हैं, कि हमारी जो डिमांड है वो इंफिनिटी को फॉलो करेगी, कि अगर हमारी बिल्कुल प्राइस में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हुआ और हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो गया, इंफिनिटी तक चेंज हो गया, मतलब हम इतना चेंज हो गया कि उसको मेजर भी नहीं कर पाते, जिस वजह से वो चेंज को हम इंफिनिटी से शो करते हैं। तो यही होती है हमारी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब इनफाइनाइट चेंज हो रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड में देन चेंजेस इन द प्राइसेस। अब ये कब होगा, इमेजिनरी गुड्स में। ऐसे आपने कभी देखा है कि बिल्कुल थोड़ा सा प्राइस में चेंज हुआ और हमने तो इतनी दिन डिमांड करनी शुरू कर दी किसी गुड्स की, ऐसा नहीं होता, ये हमारी इमेजिनरी कंडीशंस होती हैं, इमेजिनरी गुड्स में ही ऐसा होता है। अब इस केस में हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, कि जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी इलास्टिसिटी और डिमांड है वो इक्वल टू इंफिनिटी है, इंफिनिटी को फॉलो कर रही है। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारा डी कर्व है डिमांड वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब हमारी जो डिमांड है उसमें इनफाइनाइट चेंज हो रहे हैं, जबकि हमारा प्राइस क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, हमारी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं। तो यही होता है हमारा इंफिनिटी वाला ग्राफ। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोर देन यूनिटरी। मोर देन यूनिटरी मतलब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से तो ग्रेटर होगी बट वो इंफिनिटी से कम होगी। अब यहाँ पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस हो गए ज्यादा एज कंपेयर टू चेंजेस इन प्राइसेस,
कि प्राइस में चेंज हो रहे थे, लेकिन हमारे उससे ज्यादा चेंज होंगे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में। अब ये कब होगा, जब हमारे लग्जरी गुड्स होते हैं, कि जितने ज्यादा प्राइस होते हैं लग्जरी गुड्स के, उतने ज्यादा कंज्यूमर उनकी डिमांड करता है। अब इसमें हमारा ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, फ्लैटर। अब हम इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं कि ये हमारा ग्राफ है जो डाउनवर्ड है स्लोपिंग। अब यहाँ पर ये फ्लैट होता जा रहा है, जबकि हमने पहले यहाँ पर डिस्कस करा था वो स्टीपर था थोड़ा, जबकि ये फ्लैट हो रहा है। तो ये हम यहाँ पर करते हैं लग्जरी गुड्स में, जबकि यहाँ पर ये होता है हमारा कुछ जो यहाँ पर नेसेसिटी की हमारी आइटम्स थी, जबकि यहाँ पर ये लग्जरी गुड्स है। तो आई होप कि आपको अच्छे से इनके ग्राफ और ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पर मेन जो बात आती है, कुछ हमारी टू एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं। एक्सट्रीम सिचुएशन की वो कभी कभी ही होती है, इमेजिनरी कंडीशंस हैं ये, कि जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हमारी जीरो है, कि परफेक्टली हमारी इनइलास्टिक है डिमांड, मतलब हमारी डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं होता, कि प्राइस कितना भी चेंज हो जाए हमारी डिमांड तो वैसी की वैसी, ऐसा नहीं होता। ये जस्ट हमारी इमेजिनरी कंडीशंस होती हैं। ऐसे ही हमारी जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी को फॉलो कर रही है, कि मतलब हमारी डिमांड में इतने ज्यादा चेंज हो रहे हैं कि वो इंफिनिटी तक जा रही है, तो ऐसा भी नहीं होता। ये हमारी जस्ट एक्सट्रीम सिचुएशन है, कि बहुत रेयर चांस है कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो। जबकि हमारी तीन नॉर्मल सिचुएशन रहती हैं, कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटरी है, मोर देन यूनिटरी है, या फिर इक्वल टू यूनिटरी है। अब हमारे कुछ मेथड्स आ जाते हैं मेजरमेंट के प्राइस इलास्टिसिटी के। अब हमने प्राइस इलास्टिसिटी को तो डिस्कस कर लिया कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। अब उसके कुछ मेथड भी होते हैं ताकि हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर कर पाए। अब उसमें फर्स्ट मेथड रहता है हमारा टोटल आउटले मेथड, या फिर इसे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अब इस मेथड को एक्सप्लेन किसने करा था? बाय डॉक्टर मार्शल ने इस मेथड को एक्सप्लेन करा था। अब हम इसमें मेजर करते हैं चेंजेस इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंजेस इन द ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है या फिर हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कितना चेंज हो रहा है हमारे जो कमोडिटी के ऑन प्राइस में चेंज होने की वजह से। अब हम यहाँ पर 3-4 सिचुएशन लेकर चलते हैं, कि हम यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी को लेंगे, फिर देखेंगे कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इन इलास्टिक या फिर लेस देन यूनिटरी, कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक और वो लेस देन यूनिटरी को फॉलो करती है, कि वो 1 से लेस है। यहाँ पर हमारा जब प्राइस इंक्रीज होंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, जब प्राइस डिक्रीज होंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा डिक्रीज होगा। जबकि जब हमारी यूनिटरी इलास्टिक होगी, मतलब इक्वल टू 1 है, तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब चाहे हमारे प्राइस बढ़े हमारी क्वांटिटी डिमांडेड वैसे की वैसी रहने वाली है, चाहे प्राइस घटे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होगा। ग्रेटर देन यूनिटरी में मतलब अगर हमारे प्राइस बढ़े तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़े घटेगा, मतलब यहाँ पर एक्सपेंडिचर और हमारा प्राइस है उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप आ जाता है, जबकि लेस देन यूनिटरी में उनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप था, कि अगर हमारे यहाँ पर पॉजिटिव कैसे, कि जब प्राइस कम हो रहा है तो हमारा एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, जबकि यहाँ पर हमारा नेगेटिव। जैसे हम अब इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं, कि जैसे हमने यहाँ पर ग्राफ को शो किया हुआ है, यहाँ पर हमने टोटल एक्सपेंडिचर को दिखा रखा है और यहाँ पर हमने प्राइस को शो किया हुआ है। अब हमें यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर शो किया हुआ है कि अब यहाँ पर हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 का मतलब जितना हमारे प्राइस में चेंज हो रहा है उससे ज्यादा हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में हमारे एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है, कि हमारे डिमांड में हमारे एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है, मतलब लेस देन यूनिटरी को फॉलो कर रही है, कि जितना हमारा क्या होगा यहाँ पे। अब हमने यहीं पे डिस्कस करा था कि जब हमारे प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर कम इंक्रीज हो रहा है, और प्राइस डिक्रीज हुए तो हमारा एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ पर इसको शो किया हुआ है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, और जबकि यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पर हमारी वो इक्वल टू 1 है। तो ये था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर का मेथड। अब नेक्स्ट हो जाते हैं हमारे परसेंटेज मेथड, या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड भी इसे बोला जाता है। ये कब यूज होगा, जब हमारे चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर वेरी स्मॉल, कि हमारे जो प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज हो रहे हैं वो वेरी स्मॉल है, मतलब उनमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रही, जिस वजह से हम इस मेथड का यूज करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। अब इसका मेथड का क्या फॉर्मूला है, कि हम नेगेटिव साइन को शो कर रहे हैं, आपको पता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जिस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन रहता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये था हमारा सेकंड मेथड। अब हमारा नेक्स्ट मेथड आ जाता है आर्क मेथड। आर्क मेथड का हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व,
कि एक हमने डिमांड कर्व लिया था, उसके बीच के 2 पॉइंट्स लिए हुए थे हमने, उनके बीच की हमें इलास्टिसिटी को मेजर करना था कि जैसे ये हमारी आर्क थी, अब इस आर्क के बीच के हमारे जो ए और सी 2 पॉइंट थे, अब इसके बीच की जो हमारा डिस्टेंस रह गया, इसके ही हम इलास्टिसिटी को मेजर करने का काम करते हैं, जिसलिए हम आर्क मेथड को यूज करते हैं फॉर लार्जर प्राइस चेंजेस। कि अब हमारे प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, जिस वजह से हमारी क्वांटिटी वांटेड में भी बहुत चेंज होंगे, तो हम उनको मेजर करने के लिए अब आर्क मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम आर्क के बीच के जो 2 पॉइंट्स होंगे उनके बीच की इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। जैसे हमारा ये फॉर्मूला है कि Q1 माइनस Q है, एंड देन डिवाइड बाय में Q1 प्लस Q, एंड इनटू में हमारा रहता है P1 प्लस P, एंड देन होता है हमारा P1 माइनस P कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय में चेंज इन प्राइस, एंड इनटू में हमारा रहता है प्राइस डिवाइड बाय में क्वांटिटी। हमने इसके ग्राफ को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेवेन्यू मेथड। रेवेन्यू मेथड बेस्ड होता है मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू पर, कि हम यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का यूज कर इलास्टिसिटी को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कि जैसे हमारे यहाँ पर फॉर्मूला है कि एयर माइनस एमआर, एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू डिवाइड बाय में एवरेज रेवेन्यू, उससे हम निकालते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे हमारे यहाँ पर जैसे इसका ग्राफ शो किया हुआ है कि हमारी जैसे ये लाइन थी, कर्व थी, वाई एक्सिस थी और ये एक्स एक्सिस थी। एक्स एक्सिस पे हमने दिखा रखा था क्वांटिटी डिमांडेड को, जबकि वाई एक्सिस पे हमने दिखा रखा था प्राइस को। अब हमारी जो ये कर्व है वो थी हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व, एंड देन है ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो हमने इन रेवेन्यू कर्व्स का यूज कर हमने इलास्टिसिटी को मेजर किया है कि हमारे प्राइस में चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है, कि हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व है उसमें से हम मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को जो भी इनकी वैल्यूज दी गई हैं हमें उनको हम माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं एवरेज रेवेन्यू से, तो हम निकालते हैं हमारी रेवेन्यू मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंट मेथड, जिसे हम ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड में क्या होता है कि हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ऑन द डिमांड कर्व। क्योंकि डिमांड कर्व लेंगे हम, उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे। कि जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसमें जो 2 टाइप की होती है हमारी डिमांड कर्व, एक लीनियर डिमांड कर्व होता है, एक होता है नॉन लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व का मतलब हमारी लीनियर में डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन है हमारी डिमांड कर्व, यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी वेरी करेगी एट ईच पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। कि जैसे हमारी ये स्ट्रेट लाइन हमने शो की हुई है और यहाँ पर हर एक पॉइंट पर हमारी जो इलास्टिसिटी है वो वेरी करती है। कि यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी 0 है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, जबकि हमारी इलास्टिसिटी यहाँ पर लेस देन 1 है कि हमारे प्राइस में चेंज होने से हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कम चेंज हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर इक्वल टू 1 है कि इक्वल चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पर हमारे ग्रेटर देन 1 है कि हमारे प्राइस में चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पर जैसे हमने इक्वल टू इंफिनिटी शो किया हुआ है कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल थोड़े से चेंज होने से प्राइस में। तो ये है हमारा स्ट्रेट लाइन का कर्व या फिर लीनियर डिमांड कर्व भी हम इसे बोलते हैं, कि हम यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट पर इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यही होता है हमारा लीनियर डिमांड कर्व। अब नॉन लीनियर की मतलब हमारा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा हमारा कर्व, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा स्ट्रेट लाइन कवर नहीं है, यहाँ पर ये आर्क की फॉर्म में है कि हम यहाँ पर टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं एज टू टच द पॉइंट ऑन द कर्व, कि हमने टेंजेंट को ड्रॉ करा। जैसे अब ये इस तरीके से हमने ड्रॉ करा कि जो हमारी डिमांड कर्व है उसको भी टच करेगा एक पॉइंट पर, जैसे हमने इसको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि P पॉइंट पर यहाँ इसको ये टच कर रहा है। अब जो ये पॉइंट है P, इस जो टेंजेंट है उसको डिवाइड कर देगा 2 इक्वल पार्ट्स में, कि जैसे यहाँ पर हमारा MP हो गया और PN हो गया, तो हमारे 2 इक्वल पार्ट्स में इस टेंजेंट ने इस P पॉइंट ने डिवाइड कर दिया। अब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कि जो PN है, PN हमारा क्या है लोअर पोर्शन, और PM क्या है हमारा अपर पोर्शन, कि हम लोअर पोर्शन डिवाइड बाय में अपर पोर्शन, उससे हम निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस मेथड को फॉलो कर। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने डिस्कस कर लिया प्राइस इलास्टिसिटी को, उसके हमने 5 मेथड्स को डिस्कस कर लिया 1 बाय 1 बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। अब हम डिस्कस करते हैं ये इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है। इसमें हम मेजर करेंगे हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंजेस, कि अगर इनकम चेंज हो रही है किसी कंज्यूमर की, तो इनकम में चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है, एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, हमारी दूसरी चीजों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो हमारी कांस्टेंट रह रही हैं। अब इसका जैसे हम इसको शो करते हैं EY से, जबकि हम प्राइस इलास्टिसिटी को EP से शो करते थे। अब हम इसको कैसे दिखाते हैं
किस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन इनकम। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑलवेज आएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर में ही रहेगा और हमारे नीचे आएगी इनकम, क्योंकि अब हम यहाँ पर इनकम को ही कंसीडर कर रहे हैं। अब जैसे इसका फॉर्मूला है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे Q डिवाइड बाय में Q, कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय में क्वांटिटी, एंड देन ऐसे ही होता है हमारा चेंज इन इनकम बाय में इनकम। जैसे कि किसी कंज्यूमर की इनकम होती है और ऊपर हम उसमें चेंज को लेकर चलते हैं, इंटू में 100 और इंटू में 100, कि अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, डिवाइड बाय में चेंज इन इनकम है, इंटू में इनकम होती है कंज्यूमर की, एंड देन डिवाइड बाय में हमारा क्वांटिटी आ जाती है। तो ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला कि कैसे हम इनकम इलास्टिसिटी को फॉलो कर हमारी इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब इसकी कुछ डिग्री होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। फर्स्ट इसमें होती है हमारी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव का मतलब कब होगी, नॉर्मल गुड्स के केस में होगी। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी, अगर इनकम कम होती है तो डिमांड भी हमारी कम होगी। ये होता है नॉर्मल गुड्स के केस में। जबकि अब इसमें हमारे 3 केसेस बनते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में। एक होता है यूनिटरी, एक लेस देन यूनिटरी, एक होता है मोर देन यूनिटरी। अब यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी का मतलब कि इनकम बढ़ रही है बाय X%, तो डिमांड हमारी बढ़ेगी बाय सेम X%, कि हम यहाँ का क्या कर रहे हैं, यूनिटरी, कि जितना चेंज हमारी इनकम में होगा उतना ही चेंज हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में होगा। जैसे एग्जांपल है हाउस होल्ड की आइटम में, कि जैसे हमारे जो घरेलू की हम क्या करते हैं, आइटम खरीदते हैं, तो उनमें ऐसा होता है इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड भी बढ़ती है। नेक्स्ट आ जाता है लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी मतलब जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1 है, कि डिमांड हमारी बढ़ेगी लेकिन लेस देन इनकम चेंज है, कि इनकम में चेंज होगा जितना, लेकिन उससे हमारी जो डिमांड है वो कम चेंज होगी, कि अब इनकम ज्यादा बढ़ रही है लेकिन उससे कम चेंज हो रहे हैं हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में। जैसे नॉर्मल गुड्स है लाइक मिल्क है, बटर है, कि वैसे तो है नहीं, हमारी इनकम बढ़ गई तो पहले हम 1 किलो दूध पी रहे थे, अब हम 4 किलो पीना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता, कि अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेस देन यूनिटरी, हमारे जितने इनकम में चेंज होंगे उससे कम हमारी डिमांड में चेंज होते हैं। अब इसमें थर्ड केस रहता है मोर देन यूनिटरी। अब हमारी ये 1 से ग्रेटर होती है इलास्टिसिटी, जब हमारी डिमांड बढ़ेगी मोर देन इनकम में चेंज होने से, कि जितना इनकम में चेंज होगा उससे ज्यादा हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है। अब ये कब होगा, लग्जरी गुड्स में, लाइक एयर कंडीशनर, कि जैसे हमारी इनकम बढ़ गई तो हम क्या करते हैं, एसी वगैरह खरीद लो। अब क्या हुआ कि हमारी डिमांड बढ़ी तो उससे ज्यादा हमने चेंज कर दिया, कि इनकम में ज्यादा चेंज हुआ था लेकिन उससे ज्यादा हमने चेंज कर दिया हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में, तो ये होता है मोर देन यूनिटरी। अब सेकंड हमारा केस था कि हमारी जो डिग्री हम डिस्कस कर रहे थे इनकम इलास्टिसिटी में, उसमें सेकंड डिग्री होती है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब हमारी इनकम बढ़ती है या फिर कम होती है, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारी डिमांड पर। अब ये कब होगा, किसमें, नेसेसिटी की केस में, कि जैसे सोल्ट है, मैच बॉक्स है, कि जैसे अब क्या है इसमें कि मैं किसी नमक खरीद रही थी, पहले माचिस की तिलियां खरीद रही थी, तो ऐसा तो है नहीं अब मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं बहुत ज्यादा माचिस खरीदनी शुरू कर दूंगी और ज्यादा नमक खाना शुरू कर दूंगी। ऐसा तो नहीं होता, कि अब मेरी इनकम चाहे कितनी ही बढ़े मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चेंज नहीं होगा। जितना मैं पहले कंज्यूम करती थी सोल्ट को, जितना मैच बॉक्स पहले कंज्यूम कर रही थी उतना ही मैं अब करूंगी कंज्यूम, मतलब मेरी जो डिमांड है उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला ड्यू टू चेंज इन द इनकम। नेक्स्ट आ जाता है हमारी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव का मतलब वो जीरो से लेस होगी, मतलब नेगेटिव में जाएगी। ये कब होगा, इंफीरियर गुड्स में। इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी, कि अब मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं क्यों लो क्वालिटी गुड्स को खरीदूंगी। तो ऐसे ही होता है हमारी इसमें नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में, कि अब मेरी डिमांड क्या होगी, कम होगी जब मेरी इनकम बढ़ती है। कि जैसे चीप राइस, अब मैं पहले क्या करती थी, सस्ते राइस खरीद देती थी, लेकिन अब मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं उन सस्ते राइस को क्यों खरीदूंगी भला, अब मैं अच्छी क्वालिटी गुड क्वालिटी चीजों को खरीदूंगी। ओल्ड बाईसाइकिल, कि अब मैं उनको यूज कम करूंगी क्योंकि मेरी अब इनकम बढ़ चुकी है, तो जिस वजह से मैं उन चीप जो प्रोडक्ट है उनको यूज करना, उनकी डिमांड करना कम कर दूंगी। तो ये थी हमारी कंप्लीट सारी की सारी डिग्री इनकम इलास्टिसिटी की। आपको आई होप कि अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी हमने डिस्कस करा था जैसे पहले, कि हम मेजर करेंगे इसमें हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्स चेंजेस जब हमारी प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी वाई इन चेंजेस, कि हमारी कोई कमोडिटी थी वाई, उसमें चेंज होने से, उसके प्राइस में चेंज होने से हमारी एक्स कमोडिटी की डिमांड में क्या चेंज हो रहा है, तो यही हमें बताता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम यहाँ पर
अदर थिंग्स को रिमेन कांस्टेंट, कि यहाँ पर अदर जो थिंग्स रहेंगी जैसे प्राइस है, इनकम है या फिर टेस्ट प्रेफरेंस रहेंगी कंज्यूमर की, वो हमारी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। जस्ट हम यहाँ पर गुड्स जो एक्स है उसको लेकर चलेंगे उसकी डिमांड को, और जो गुड्स वाई है उसके हम प्राइस को लेकर यहाँ पर चलते हैं। तो यही रहता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें हम कैसे शो करते हैं इसको, ई सी से इसको शो किया जाता है, जबकि हमने क्या करा था, ई पी से किसको शो करा था, प्राइस इलास्टिसिटी को, जबकि ई वाई से हमने शो करा था इनकम इलास्टिसिटी को। अब हम ई सी से शो करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी को, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए, कि गुड ए की क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज हो रहा है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स बी, कि गुड्स बी के प्राइस चेंज होने से मेरे गुड्स ए की क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है। अब इसकी हम डिग्री को डिस्कस करते हैं। तीन तरीके की इसकी डिग्री होती है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है एंड देन जीरो। पॉजिटिव मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, टी है, कॉफी है, पेप्सी है या फिर कोक है। अब टी कॉफी की अगर मैं क्या करती थी, पहले टी ज्यादा पीती थी, चाय ज्यादा पीती थी, लेकिन अब क्या हुआ, टी के प्राइस बढ़ गए, तो अब मैं क्या कर दूंगी, टी को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी कॉफी से, अब मैं कॉफी को ज्यादा पीना शुरू कर दूंगी। मतलब कहने का ये है कि अगर टी के प्राइस बढ़ते हैं तो अब कॉफी की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब टी को कम खरीदेंगे लोग, अब कॉफी उससे सस्ती थी तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूट के गुड्स के केस में हमारी जो इलास्टिसिटी रहती है क्रॉस, वो पॉजिटिव होती है, मतलब वो 0 से ग्रेटर होती है। एंड नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव, मतलब वो 0 से लेस है। ये कब होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते, कि जैसे पेट्रोल है, कार है, आप कार को चला सकते हो विदाउट पेट्रोल, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं हमारी नेगेटिव इलास्टिसिटी रहती है क्रॉस इलास्टिसिटी, कि यहाँ पर वो 0 से लेस होती है, कि अब अगर हमारे जो पेट्रोल है उसके प्राइस बढ़ते हैं तो हमारी जो डिमांड है कार की वो कम हो जाती है। मतलब क्या होगा कि प्राइस बढ़े, डिमांड कम हुई कार की, अगर प्राइस कम हुआ पेट्रोल के, कार की डिमांड भी बढ़ गई। तो अब यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप की बात हो रही है, जिस वजह से हमारी नेगेटिव यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी रहती है, जबकि सब्स्टिट्यूट में हमारी पॉजिटिव रहती है। नेक्स्ट जाता है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। जीरो कब होगी, अनरिलेटेड गुड्स में, कि मेरा तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा, अगर गुड्स बी में चेंज हो रहे हैं प्राइस में, तो गुड्स ए की क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता। अनरिलेटेड गुड्स कैसे, कि क्लोथ्स एंड सोल्ट है, कि अब क्या हुआ, कपड़े के प्राइस बढ़ गए, ऐसा तो है नहीं अब कपड़े के प्राइस बढ़े तो मैं अपना नमक कम या ज्यादा खाना शुरू कर दूंगी, तो इनमें तो बिल्कुल कोई लेना देना नहीं होता। मतलब अनरिलेटेड गुड्स हैं कि उनमें कोई भी सिमिलैरिटी, कोई भी उनमें रिलेशन नहीं है, जिस वजह से ही हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी एच गुड्स की 0 रहती है। तो ये होता है हमारा 3 टाइप्स की डिग्री, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर हमारी 0 जो हमारी इलास्टिसिटी ये क्रॉस रहती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि जो आपको आज का जो हमारा टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आज का जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।